प्रधानमंत्री मोदी 51,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी नियुक्त व्यक्तियों को करेंगे संबोधित। कानपुर और औरैया जनपद जाएंगे सीएम योगी। कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कानपुर नगर को भी सीएम करेंगे प्रस्थान। कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए दूसरी लिस्ट जारी की। 45 कैंडिडेट्स में पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन का भी नाम जुबली हिल्स से उतारा गया। दिल्ली में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हटाने का प्रस्ताव मंजूर। सरकार ने ही एलजी के पास फाइल भेजी थी। अब केजरीवाल एससी में अपील करेंगे। असम के लखीमपुर में लैंडस्लाइड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर एक और आपदा। लाखों मछलियां मरने की आशंका। और शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण होगा आज। चांद की 16 कलाओं पर ग्रहण का साया। दोपहर 3:30 बजे से बंद हो जाएंगे मंदिरों के कपाट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर दिल्ली से सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। 51,000 युवाओं को सरकारी विभागों में नौकरी दी जाएगी, जिसका नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री के द्वारा युवाओं को वितरित किया जाएगा। विभिन्न सरकारी विभागों में युवाओं को नौकरी मिलेगी। पीएम मोदी नियुक्त व्यक्तियों को संबोधित भी करेंगे। इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पीएम मोदी नियुक्त व्यक्तियों को संबोधित भी करेंगे। इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। 51,000 युवाओं को सरकारी विभागों में नौकरी दी जा रही है, जिसका नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। विभिन्न सरकारी विभागों में युवाओं को नौकरी मिलेगी। पीएम मोदी नियुक्त व्यक्तियों को संबोधित भी करेंगे। इस वक्त की अहम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर। प्रधानमंत्री मोदी आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान 51,000 युवाओं को सरकारी विभाग में नौकरी दी जानी है, जिसका नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। विभिन्न सरकारी विभागों में युवाओं को नौकरी मिलेगी। लगभग 51,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी, जिसका नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नियुक्त व्यक्तियों को संबोधित भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 51,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, जिसका नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। अलग अलग सरकारी विभागों में ये नौकरियां दी जाएंगी, जिसका नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री के द्वारा युवाओं को दिया जाएगा। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नियुक्त व्यक्तियों को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से इन युवाओं के लिए आज बड़ा दिन होगा, जिन युवाओं को प्रधानमंत्री अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देंगे और इन युवाओं को अब सरकारी नौकरी मिलेगी। तो जिस तरीके से लगातार रोजगार और नौकरियों को मुद्दा बनाकर विपक्ष लगातार सरकार पर प्रहार कर रही है, हालांकि लगातार ऐसे विभिन्न मौके सामने आ रहे हैं जिसमें केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार के द्वारा नौकरियां दी जा रही हैं। सरकारी विभागों में नौकरियां दी जा रही हैं, संविदा पर नौकरियां दी जा रही हैं। और आज 51,000 युवाओं को सरकारी विभाग में नौकरी दी जाएगी, जिसका नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री के द्वारा युवाओं को दिया जाएगा। तो 51,000 युवाओं को सरकारी विभाग में नौकरी का नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। विभिन्न सरकारी विभागों में ये नौकरियां दी जाएंगी, जिसका नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नियुक्त व्यक्तियों को संबोधित भी करेंगे। इक्यावन हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। निश्चित रूप से ये बड़ी संख्या है। 51,000 युवाओं को एक साथ सरकारी विभागों में नौकरी दी जाएगी। अलग अलग विभागों में ये नौकरियां दी जाएंगी। 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। युवाओं को सरकारी विभागों में नौकरी दी जाएंगी। इन 51,000 युवाओं को
प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से इन युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा दिन होगा। देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर और औरैया जनपद के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। आज 2 जिलों का सीएम योगी दौरा करेंगे। काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। सुबह लगभग 11 बजे औरैया पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। औरैया के कार्यक्रम के बाद कानपुर के लिए प्रस्थान करेंगे सीएम योगी। आपको बता दें लगभग 1 बजे डॉक्टर चिरंजी लाल इंटर कॉलेज कानपुर पहुंचेंगे सीएम योगी और दोपहर 2:30 बजे जेके मंदिर भी पहुंचेंगे सीएम योगी। तो 2 दिवसीय 2 जिलों के अहम दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। औरैया और कानपुर के अहम दौरे पर रहेंगे सीएम। इस दौरान कई लोक जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी सीएम के द्वारा किया जाएगा। कानपुर और औरैया जनपद के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 2 जिलों के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री कई जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता को सुपुर्द करेंगे। और इन दोनों जिलों से हमारे संवाददाता उमेश अवस्थी और मधुर मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कानपुर से मधुर मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश अवस्थी औरैया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश अवस्थी, आपके पास आना चाहेंगे। योगी आदित्यनाथ का औरैया का महत्वपूर्ण दौरा है। कई जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता को समर्पित भी करेंगे। उनका लोकार्पण और उद्घाटन भी सीएम के द्वारा होगा। क्या कुछ अहम जानकारी है? कैसी तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगभग 10:55 पर औरैया के जिला मुख्यालय स्थित तिरंगा मैदान में योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला उतरेगा। वहीं जनपद के जो जिला अध्यक्ष भवन प्रकाश गुप्ता हैं, उनके द्वारा महिला कार्यकर्ताओं और महिलाओं को पीले चावल देकर कार्यक्रम में भाग लेने का न्योता भी दिया गया है। वहीं बीते 1 हफ्ते से ज्यादा से लगातार तैयारियां की जा रही है। जनपद में पंडाल, तिरंगा मैदान में पंडाल के अलावा रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से एसपी चारू निगम ने बताया कि कार्यक्रम में सभी लोग सियाही और धारदार हथियार वगैरह लेकर प्रवेश को वर्जित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ भी लगभग 64 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं मिली जानकारी के अनुसार 1 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का शिलान्यास योगी जी के द्वारा किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि लगभग 1 घंटा तिरंगा मैदान में योगी जी तमाम तरह की जन कल्याणकारी विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वहीं आपको बता दें कि लगभग 20 से 25 हजार महिलाओं के आने की संभावना है। लगातार पेयजल और रूट डाइवर्ट जैसी व्यवस्थाओं को किया गया है। वहीं आसपास के जनपदों से भी महिला कार्यक्रम होने के नाते महिलाओं की आने की संभावना भी जताई जा रही है। तैयारियां लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है और चल रही हैं। औरैया के दिव्यापुर में निर्माणाधीन बस स्टैंड का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। लोगों की माने तो उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ जो नवनिर्मित बस स्टैंड है उसका भी शिलान्यास लोकार्पण कर सकते हैं। वहीं एक जमीन जो तय की गई थी सरकार के द्वारा जिला कारागार की, उसका भी शिलान्यास योगी द्वारा किया जा सकता है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी हाँ उमेश, आप हमारे साथ बने रहिए। मधुर मोहन हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। मधुर, अगर बात की जाए कानपुर के अहम दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। कई योजनाओं परियोजनाओं का भी
लोकार्पण और शिलान्यास करने की भी बात सामने आ रही है। चिरंजी इंटर कॉलेज में सीएम का कार्यक्रम प्रस्तुत है। किस तरीके का ये कार्यक्रम है और क्या कुछ अहम जानकारियां हैं कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कानपुर में आज सीएम योगी का दौरा है और कानपुर में 2 कार्यक्रम उससे प्रस्तावित किए गए हैं। पहला कार्यक्रम वो है कि राष्ट्रीय इंटर कॉलेज किदवई नगर में, और दूसरा कार्यक्रम कानपुर में जो जेके टेम्पल पड़ता है वहां पर है। यहाँ का जो कार्यक्रम है किदवई नगर में राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में, यहाँ पे अनुसूचित वर्ग सम्मेलन का एक सम्मेलन बहुत बड़ा रखा गया है। उसमें योगी आदित्यनाथ भाग लेंगे और यहीं से 501 करोड़ की 152 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हम वही कार्यक्रम स्थल में आपको दिखाना चाहेंगे। ये सामने पंडाल पूरा तैयार कर दिया गया है। पंडाल चौकी है, पंडाल तिरंगे से पूरा रंग दिया गया है और पुलिस प्रशासन पूरा मौजूद मुस्तैद कर दिया गया है। आपको मैदान के चारों तरफ दिखाया जाएगा, होल्डिंग से पूरा मैदान पाट दिया गया है। चप्पे चप्पे पे पुलिस की नजर है। कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं आ पाएगा। सबको आई कार्ड इशू किए गए हैं। जो आम जनता आनी, उनका एक गेट बनाया गया है जिस गेट का नाम महर्षि वाल्मीकि द्वार रखा गया है। वहां से पूरी एंट्री होगी चेकिंग करके। और सबसे बड़ी बात यह है इस कार्यक्रम में कि यहाँ से आज कम से कम 501 करोड़ की परियोजना का जो लाभ दिया जाएगा सिर्फ कानपुर वालों को दिया जा रहा है। और इसके बाद कम से कम 1 घंटे यहाँ रुकेंगे किदवई नगर में। इसके बाद जेके वालों का कार्यक्रम रखा है जहाँ पे 1001 सिलाई मशीन महिलाओं को बांटेंगे। जी हाँ मधुर, अगर बात की जाए 500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण कानपुर में करेंगे। अगर अतिथियों की बात की जाए या राजनीतिक व्यक्तियों की बात की जाए तो कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधियों की बात की जाए, क्या प्रदेश अध्यक्ष, चूंकि हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का कल कानपुर दौरा है, क्या आज भी मुख्यमंत्री के आगमन पर प्रदेश अध्यक्ष की भी उपस्थिति रहेगी? जी बिल्कुल, जो मुख्य अतिथि हैं योगी आदित्यनाथ, उनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष आएंगे और 17 जिलों के जो जिला अध्यक्ष है वो भी रहेंगे और कन्नौज के जो विधायक है असीम अरोड़ा वो भी रहेंगे। कहीं सब विधायकों को बुलाया गया है और सब लोग उपस्थित हैं क्योंकि ये एक कार्यक्रम जो हो रहा है वर्ग सम्मेलन, ये काफी बड़े स्तर पे हो रहा है और 17 जिलों के जितने भी ये अनुसूचित जाति के जो बड़े नेता हैं उनको सबको बुलाया गया और ये सब लोग आएंगे। जैसा कि बताया गया है कि कानपुर के जितने सांसद हैं, कानपुर जिले के अगल 17 जिलों जो भी सांसद है सबको उसमें इन्वाइट किया गया है। जी मधुर, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम आपसे आगे की जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें कि 2 जिलों के अहम दौरे पर सीएम योगी आज पहुंचेंगे। औरैया पहले 11 बजे के आसपास लगभग औरैया के दौरे पर पहुंचेंगे सीएम योगी। करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण औरैया की जनता को सौगात भी देंगे। इसके बाद लगभग 1 बजे के आसपास कानपुर पहुंचेंगे सीएम योगी और 2:30 बजे जेके मंदिर में भी उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो कानपुर और औरैया जनपद के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। कई कार्यक्रमों में इस दौरान शामिल होंगे। 2 कार्यक्रम कानपुर में हैं जबकि औरैया में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम भी है जिसमें सीएम योगी औरैया जनपद वासियों को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। और कानपुर में अनुसूचित जाति का जो सम्मेलन है उसमें शामिल होंगे सीएम योगी। यहाँ ब्रेक के लिए रोक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए दूसरी लिस्ट जारी की है। आपको बता दें दूसरी लिस्ट जारी की गई है। 45 कैंडिडेट इस लिस्ट में है। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन का भी नाम इस लिस्ट में है। पार्टी ने उन्हें जुबली हिल्स से कैंडिडेट के तौर पर उतारा है। दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी के साथ मीटिंग हुई है। मीटिंग के बाद जारी की गई है ये दूसरी लिस्ट। पिछले 3 दिनों में कांग्रेस से सीईसी की ये दूसरी बैठक हुई है। तो कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए दूसरी लिस्ट जारी की है अपने प्रत्याशियों की। लगभग 45 कैंडिडेट इस लिस्ट में शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन का भी नाम इस लिस्ट में है। पार्टी ने उन्हें जुबली हिल्स से कैंडिडेट के तौर पर उतारा है। इस वक्त की यह अहम खबर अपने दर्शकों को
दिखा रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी के साथ मीटिंग हुई है। पार्टी ने जुबली हिल्स से मोहम्मद अजहरुद्दीन को प्रत्याशी के तौर पर उतारा। हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। प्रवेश, अगर बात की जाए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हुई है, काफी मंथन के बाद ये दूसरी लिस्ट जारी हुई है और सबसे बड़ी बात है मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम इस लिस्ट में शामिल है। क्या कुछ अहम अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना में 30 तारीख को जो है इलेक्शन होने हैं और उसी को लेकर जो है 30 नवंबर को इलेक्शन है। पूरी रणनीति तैयार की है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हुई है जिसमें 45 कैंडिडेट को उतारा गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि इसी लिस्ट में जो है मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम है, जो पूर्व क्रिकेटर है, पूर्व कप्तान भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार उन्होंने यूपी से चुनाव लड़ा था और मुरादाबाद की सीट से जो है वो जीत कर जो है पूरी तरीके से कांग्रेस को लाने में समर्पित भी रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तेलंगाना में मोहम्मद अजहरुद्दीन का जिस तरीके से नाम आया उसको लेकर कहीं ना कहीं सबने चौंका दिया है, क्योंकि कांग्रेस एक रणनीति के तहत इस तरीके के नामों को सामने ला रही है। मैं आपको बता दूं, पिछले चुनाव में कांग्रेस ने लगभग 19 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस चाहती है, पूरा मंथन कर रही है कि वो इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें लाकर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव है ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 के सेमीफाइनल होते हैं और इसीलिए लगातार सभी पार्टियां एक मंथन करने के बाद अपने कैंडिडेट को चुनाव में उतार रही है। जी प्रवेश, अगर बात की जाए तेलंगाना में इस बार चूंकि लड़ाई बहुत ही कांटे की लड़ाई मानी जा रही, कांग्रेस और वहां की जो लोकल पार्टियां खासकर बीजेपी ने भी अभी वहां अच्छी मौजूदगी अपनी दर्ज कराई है। ऐसे में कांग्रेस के लिए हालांकि उम्मीदवारों को कांग्रेस से बहुत देखभाल के उतार रही है, जिताऊ कैंडिडेट को ही चुना जा रहा है। ऐसे में तेलंगाना की लड़ाई में कांग्रेस को आप कहां देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना की बात करें तो विशेष तौर पर वहां पर असदुद्दीन ओवैसी है, केसीआर है, इन पार्टियों का दबदबा रहता है। लेकिन अब जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों, मैं आपको बता दूं कि दोनों पार्टियां चाहती है कि वहां पर अपना खाता सही से खुले, क्योंकि कांग्रेस की 19 सीटें पिछली बार थी जो उनको पर्याप्त नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस लगातार जो है जब से एक इंडिया गठबंधन बना है उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस हर चुनाव को, मैं आपको बता दूं, पूरी गंभीरता से देख रही है। लगातार जो है हार का सामना करने के बाद इस बार काफी मंथन कर कैंडिडेट उतार रही है, कई तरीके की चुनाव की रणनीति बना रही है। सीईसी की बैठक हुई है जिसमें लगभग कांग्रेस के सारे बड़े नेता मौजूद रहे हैं और उन्होंने एक तरीके का मंथन किया है और विचार करने के बाद उन्होंने जो है पूरी तरीके से इस बार चुनाव में जो कैंडिडेट उतारे बड़े ही, मैं कहूंगा, छानने के बाद उतारे और एक रणनीति के तहत है। पूरी रणनीति जो है चुनाव के मद्देनजर जो है कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस पूरा पुरजोर लगाकर चाहती है कि वो अपना हर राज्य में जो है खाता पूरी तरीके से सही से खोल सके, क्योंकि उसको इंडिया गठबंधन का अध्यक्षता भी करनी है। और फिर अगर चुनाव में अगर हार का सामना करना पड़ा या सीटें कम रही तो उसकी अध्यक्षता पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ जरूर दिखाई देगा। जी प्रवेश, एक महत्वपूर्ण सवाल और है, चूंकि आपने जिक्र भी किया ये इंडिया गठबंधन की, तो क्या तेलंगाना में भी इसी गठबंधन के साथ कांग्रेस उतरने जा रही है या अपने बलबूते पर कांग्रेस यहां पर चुनाव लड़ेगी? जैसे कि अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित किए, अखिलेश यादव की प्रतिक्रियाएं सामने आई और तमाम इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई कि ऐसा लगा कि इंडिया गठबंधन में दरार देखने को मिल रही है। तो क्या तेलंगाना में भी यही समीकरण देखने को मिलेगा? इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस मिलकर उम्मीदवार उतार रही है या अकेले अपने बूते पर? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो एक बात स्पष्ट कर दूं कि इंडिया गठबंधन जब बना था तो ये तय हुआ था कि लोकसभा चुनाव के लिए वो सारी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं और लोकसभा का चुनाव जो होगा उसमें वो विशेष तौर पर जितने भी राज्य हैं उसमें मिल बांटकर अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। लेकिन ये 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव है और यहाँ पर लगभग सभी पार्टियां चाह रही है कि वो अपने अपने कैंडिडेट को स्वयं उतारे और अपनी परीक्षा को भी देख ले, ताकि जब लोकसभा का चुनाव होगा, मैंने पहले ही बताया ये सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में सभी पार्टियां अपने कैंडिडेट को अपने विशेष तौर पर उतार रही है। लेकिन क्योंकि गठबंधन बन चुका है तो कुछ जगह ऐसी है तो उसमें सहमति भी दिखाई दे रही है। मैं बता दूं आपको कि आम आदमी पार्टी ने भी कई जगह जो है अपना पांव पीछे खींचे हैं, लेकिन दूसरी जगह उन्होंने जो है अपने पांव आगे भी करने की कोशिश की है। कई कैंडिडेट उन्होंने कम किए हैं, कई कैंडिडेट उन्होंने बढ़ाए भी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरी तरीके से सेमीफाइनल है और ये सेमीफाइनल के बाद ही लोकसभा 2024 का जो फाइनल का चुनाव होगा उसमें
ये स्पष्ट देखा जाएगा कि सारी पार्टियां एक साथ मिलकर अपने मंथन करने के बाद अपने बात करें जिस क्षेत्र से जिस पार्टी का दबदबा रहेगा उससे आपसी सहमति के बाद उसी पार्टी का कैंडिडेट उतरता हुआ आपको दिखाई देगा। प्रवेश, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें, तेलंगाना की लड़ाई में कांग्रेस ने अपने दूसरी लिस्ट जारी की है। 45 कैंडिडेट के नाम इस लिस्ट में हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम सबसे चौंकाने वाला है, क्योंकि तेलंगाना से मोहम्मद अजहरुद्दीन को उतारना कांग्रेस की अहम रणनीति हो सकती है। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। 51,000 युवाओं को सरकारी विभागों में नौकरी दी जानी है, जिसका नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया जाएगा। विभिन्न सरकारी विभागों में युवाओं को नौकरी मिलेगी। पीएम मोदी के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा और नियुक्त हुए व्यक्तियों को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी आज नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। 51,000 युवकों को ये नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। आपको बता दें, सरकारी विभाग में अलग अलग पदों के लिए ये 51,000 भर्तियां होंगी, जिसका नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री इन 51,000 युवकों को जिनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उनको संबोधित भी करेंगे। प्रवेश शर्मा हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, अगर बात की जाए 51,000 एक बड़ा नंबर होता है। 51,000 युवाओं को प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। निश्चित रूप से 51,000 युवकों के लिए आज बड़ा दिन होगा। क्या कुछ अहम अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पीएम कार्यालय है उनकी तरफ से एक जानकारी दी गई है। जानकारी में बताया गया है कि आज 31 प्रदेश ऐसे हैं देश के जहां पर ये रोजगार मेला लगाया जा रहा है और इस रोजगार मेले में ही जितने 31 प्रदेशों में लगाए टोटल 51,000 युवकों को चुना गया है और उनको आज प्रधानमंत्री मोदी एक नियुक्ति पत्र देकर उनको संबोधित भी करेंगे और ये संबोधन जो होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो इनकी नियुक्ति हुई है वो रेलवे में हुई है, डाक विभाग में हुई है, स्वास्थ्य विभाग में हुई है, शिक्षा विभाग में हुई है और इनको इस बात की खुशी के जाहिर करने के लिए खुद प्रधानमंत्री जो है उनको नियुक्ति पत्र देकर उनको बाद में उनका हौसला अफजाई करते हुए आपको दिखाई देंगे। जी प्रवेश, अगर बात की जाए जिस तरीके से रोजगार के मुद्दे पर लगातार सरकार घिरती नजर आती है, विपक्ष लगातार निशाने साधता है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लगातार हालांकि गवर्नमेंट प्रयास भी कर रही है कि लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार मिले। 31 राज्यों में आपने बताया कि अलग अलग राज्यों में ये नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। तो ये पूरे देश के जो राज्य आपने बताए सभी का मिला के 51,000 का नंबर है जिन युवाओं को ये नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए मैंने स्पष्ट तौर पे आपको बता दूं कि पीएमओ कार्यालय की तरफ से ये साफ तौर से बताया गया है कि 31 जो प्रदेश है वहां पर ये रोजगार मेला लगेगा और उनमें से जो चुने हुए युवक हैं उनको ये 51,000 की संख्या बनेगी, उनको ये नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और लगभग मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से विपक्ष हो, चाहे बात करें कोई सत्ता पार्टी हो, उसके खिलाफ जिस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा उठाया जाता है, या उसी की पहल को या बात करें उस मुद्दे को रोकने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये कार्य किया जा रहा है। और स्पष्ट तौर से मैं बता दूं, अभी 2 महीने पहले भी इस तरीके का ही एक रोजगार मेला लगाकर वहां पर भी नियुक्ति पत्र दिए गए थे और ये दूसरा रोजगार मेला है और लगातार इस तरीके से रोजगार मेला किया जा रहा है। इसमें युवकों को चयनित किया जाता है, जिसके बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है उनको नियुक्ति पत्र का देने का वादा करते हैं। और फिर मौका, पिछली बार तो हमने देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी मौके पर भी पहुंचे थे, लेकिन इस बार वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन युवकों को संबोधित करते हुए दिखाई दी। प्रवेश, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, रोजगार मेले के तहत इन 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री इन युवाओं को
नियुक्ति पत्र देंगे और ये अलग अलग राज्यों की ये सभी युवा होंगे जिनको कुल नंबर मिलाकर 51,000 बनता है, जिनको नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री के द्वारा दिए जाएंगे। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर। तो प्रयागराज से यह अहम खबर, अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब को हाईकोर्ट से झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी जैनब को हाईकोर्ट से झटका लगा है। माफिया अतीक के भाई की पत्नी है जैनब। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। कोर्ट ने जैनब की तरफ से दाखिल याचिका को खारिज किया है। तो अशरफ की पत्नी है जैनब, खुद को निर्दोष बताते हुए जैनब ने दाखिल की थी याचिका। तो हाई कोर्ट से झटका लगा है जैनब को। याचिका में कहा गया कि वह घटना में शामिल नहीं थी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं प्रयागराज से। याचिका में कहा गया कि वह घटना में शामिल नहीं थी। तो माफिया अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब ने हाई कोर्ट में अपील की थी। सरकारी वकील की तरफ से जैनब ने कहा था कि वो घटना में शामिल नहीं थी। सरकारी वकील ने कहा कि जैनब का अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है। सरकारी वकील का ये कहना है। हालांकि जैनब के वकील ने उनका बचाव करने की कोशिशें की, लेकिन हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी ये अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं प्रयागराज से। अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी जैनब को हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने जैनब की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। कोर्ट ने जैनब की तरफ से दाखिल याचिका को खारिज किया है। खुद को निर्दोष बताते हुए जैनब ने दाखिल की थी याचिका। इस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज किया है। याचिका में कहा गया कि वह घटना में शामिल नहीं थी। सरकारी वकील की तरफ से जैनब की याचिका का विरोध किया गया। याचिका में कहा गया कि वह घटना में शामिल थी। तो सरकारी वकील की याचिका में जैनब घटना में शामिल थी। राहुल मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। राहुल, अशरफ की पत्नी जैनब को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्या कुछ अहम अपडेट है? जी, आपसे बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में कहीं न कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट था। इसके कारण वो अपने बच बचाव के लिए जो अभी जो भक्ति फिर रही है, भग रही है, पुलिस के हाथे नहीं चढ़ी है, कहीं न कहीं पुलिस की भी नाकामयाबी दिखाई दे रही है इसमें। और उसके बाद हाईकोर्ट में ये इसके अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए ये सोची कि अग्रिम जमानत मिल जाए, पर लेकिन एक गलत कोर्ट ने इसे नाइंकार कर दिया कि जब तक अरेस्ट नहीं हुआ तब तक इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो कहीं न कहीं जैनब को ये झटका लगा है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि 2 सिपाही भी शहीद हुए थे। तो कहीं न कहीं कोर्ट को भी ये लगा होगा कि ये गलत है, और गलत पाने के बाद उन्हें झटका लगा है। अब वो आगे कहाँ जाती हैं अभी तक कोई ऐसा सूचना नहीं आई है। जी राहुल, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, सरकारी वकील की याचिका में जैनब को दोषी बताया गया था कि ये घटना में शामिल थी, जबकि जैनब के वकील ने जैनब के बचाव में याचिका दाखिल की थी कि वो घटना में शामिल नहीं थी। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा मामला जिसमें आरोपी जैनब को हाई कोर्ट से झटका लगा है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। लखनऊ से अगली अहम खबर है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में लगातार रार जारी है। सपा ने प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए 5वीं सूची जारी की है। 5वीं सूची में 35 प्रत्याशियों की घोषणा की है। आपको बता दें, प्रदेश में विधानसभा चुनाव, सपा ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए अपनी 5वीं सूची जारी की है, जिसमें 35 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई। अब तक 75 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है सपा। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब तक 75 प्रत्याशियों के नाम सपा ने घोषित किए हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में लगातार रार जारी है। सपा ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए 5वीं सूची अब जारी की है। तो जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे और समाजवादी पार्टी के मुखिया को उम्मीद भी थी कि
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के चुनाव में सपा को भाव नहीं दिया और अपने स्वतंत्र कैंडिडेट उतारे, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट उतारना शुरू किया है और 5वीं सूची समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई है, जिसमें 35 नाम शामिल हैं। अब तक 75 उम्मीदवार हैं जिनकी लिस्ट समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई है। रुक करेंगे अगली खबर का। सपा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का देवबंद का अहम दौरा। 2 नवंबर को देवबंद दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। विधायक माविया अली के पुत्र की शादी में शामिल होंगे। सपा प्रमुख के दौरे को लेकर देवबंद में प्रशासन अलर्ट पर है। आपको बता दें 2 नवंबर को शादी समारोह में भाग लेंगे अखिलेश यादव। पूर्व विधायक माविया अली के पुत्र हैदर अली का विवाह है। सपा प्रमुख पार्टी के नेताओं से भी इस दौरान मुलाकात करेंगे। तो सपा प्रमुख के दौरे को लेकर देवबंद में प्रशासन अलर्ट पर है। 2 नवंबर को शादी समारोह में भाग लेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पूर्व विधायक माविया अली के पुत्र हैदर अली का विवाह कार्यक्रम है, जिसमें शामिल होंगे सपा प्रमुख। सपा प्रमुख पार्टी के नेताओं से भी इस दौरान मुलाकात करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सपा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का देवबंद का दौरा है। 2 नवंबर को देवबंद दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। एक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने जाएंगे अखिलेश यादव। विधायक माविया अली के पुत्र की शादी में शामिल होंगे अखिलेश यादव। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण आज पड़ रहा है। चांद की 16 कलाओं पर ग्रहण का साया आज देखने को मिलेगा। आपको बता दें दोपहर 3:30 बजे से ही मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, क्योंकि सूतक लगेंगे और सूतक के साथ ही मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। व्रत रखने और पारण करने में दोष नहीं है। हालांकि तो आज खंडग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण रात 1:05 से शुरू होगा, जो 2:23 तक चलेगा। सूतक का लगने से सभी मंदिरों को कपाट बंद रहेंगे। रविवार सुबह शुद्धिकरण के बाद मंदिरों के कपाट खोले जाएंगे और पूजा अर्चना होगी। रविवार सुबह शुद्धिकरण के बाद मंदिरों के कपाट खुलेंगे और पूजा अर्चना की जाएगी। शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण आज एक साथ, तो चूंकि पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण होता है, तो आज चंद्र ग्रहण दोपहर 3:30 बजे से मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे। व्रत रखने और पारण करने में दोष नहीं है। तो आज खंडग्रास चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देवबंद में देवबंद क्षेत्र में बुखार का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें भारतीय वायुसेना के जवान की मौत हुई है। 29 वर्षीय अंकुर महाराष्ट्र के पुणे में तैनात था। इस दौरान 24 सितंबर को परिवार के साथ घर आया हुआ था। तबीयत खराब होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सेना के जवानों ने 33 राउंड फायरिंग कर सलामी दी है। जनपद के अधिकारी मृतक के अंतिम संस्कार में, आपको बता दें देवबंद से खबर आपको दिखा रहे हैं। बुखार से मौतों का सिलसिला देवबंद में लगातार जारी है। दर्जनों मौत के बाद स्वास्थ्य महकमा अभी भी सोया हुआ है। कुंभकर्णी नींद। भारतीय वायुसेना के जवान की मौत से नागल क्षेत्र में मातम पसरा है। तो देवबंद के नागल क्षेत्र में बुखार से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। जनपद के अधिकारी मृतक के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए हैं। देवबंद के नागल क्षेत्र में बुखार से मौतों का सिलसिला जारी है और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। इस दौरान सेना के जवान की मौत हुई है। दर्जनों मौत के बाद स्वास्थ्य महकमा सोया हुआ है। भारतीय वायुसेना के जवान की मौत से नागल क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें संदिग्ध बुखार से सेना के जवान की मौत हुई है। तो देवबंद क्षेत्र में बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। रहस्यमयी बुखार से लोग पीड़ित हो रहे हैं। भारतीय वायुसेना के जवान के भी रहस्यमयी बुखार से मौत की घटना सामने आई है। 29 वर्षीय अंकुर महाराष्ट्र के पुणे में तैनात था।
24 सितंबर को परिवार के साथ घर आया हुआ था। इस दौरान रहस्यमयी बुखार से वो पीड़ित हुआ। तबीयत खराब होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। सेना के जवानों ने 33 राउंड फायरिंग कर जवान को सलामी दी। जनपद के अधिकारी मृतक के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए। तो देवबंद के नागल क्षेत्र में बुखार से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। रहस्यमय बुखार ने तांडव मचा रखा है, लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी नींद से जागने को तैयार नहीं है। तो देवबंद के नागल क्षेत्र में लगातार बुखारों का सिलसिला जारी है। लोगों की मौत भी हो रही है, लेकिन प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं रहा है। इस दौरान सेना के जवान की भी संदिग्ध और रहस्यमयी बुखार से मौत हुई है। भारतीय वायुसेना के जवानों ने सलामी दी है। देवबंद क्षेत्र में बुखार का कहर लगातार जारी है। उनतीस वर्षीय अंकुर महाराष्ट्र के पुणे में तैनात था। 24 सितंबर को अपने परिवार के साथ घर आया हुआ था। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर मंडला से है, जहां एफएसटी टीम द्वारा मानिकसरा रोड पर वन विभाग नाका के सामने रोड पर चेकिंग के दौरान 3 व्यक्तियों के पास से सोना चांदी और जेवरात एवं नकदी केस मिलने की सूचना मिलने पर एफएसटी टीम प्रभारी रमेश प्रसाद मेहरा के साथ थाना बीजा डांडी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों व्यक्तियों से पूछताछ कर सोना चांदी सहित नकदी जब्त की। वहीं जब्त सामग्री सोने के जेवरात वजनी 388.8 ग्राम, जिसकी कीमत लगभग 20,29,000 रुपये, जबकि चांदी के जेवरात लगभग 33 किलोग्राम चांदी बरामद हुई, जिसकी कीमत 25,15,000 रुपये बताई जा रही है और 1,84,900 रुपये नकदी भी बरामद हुई है। आचार संहिता के चलते जो एफएसटी टीम गठित हुई है, मंडला जिले में एफएसटी टीम क्रमांक 3 के द्वारा मानिकसरा रोड पर सोना एवं चांदी और कुछ नकदी रुपए बरामद किए गए हैं, जिसमें चांदी की मात्रा करीब 33 किलो है और सोना 388 ग्राम जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए है और 10 लाख रुपए से ऊपर की लिमिट होने के कारण आयकर विभाग के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर की ओर। रतलाम जिले के जावरा शहर के खिड़की दरवाजा स्थित न्यू एएच सुविधा केंद्र पर अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। 3 मंजिला रुई फैक्ट्री में अचानक आग से आसपास की दुकानों में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते मौके पर तमाशबीन लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। नुकसान की अगर बात की जाए तो अभी आकलन नहीं हो पाया है। आग पर काबू पाने के बाद नुकसान का आकलन होगा। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मोगा से है, जहां मोगा में 16 अक्टूबर को जिले के गांव माड़ी मुस्तफा में गुरु घर की गोलक से चोरी करने के मामले में गांव वासियों द्वारा चोर की पिटाई करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, जिसको लेकर इस घटना का पूरा खुलासा सामने आया है। वहीं घटना के बारे में जानकारी देते हुए एसपीडी अजय राय सिंह ने बताया कि वह वीडियो जिले के गांव माड़ी मुस्तफा का है।
माड़ी मुस्तफा में एक गुरु घर में 16 अक्टूबर को कर्म सिंह नामी युवक को चोरी करते हुए पकड़ा गया था। उसकी पिटाई की गई थी। जब उसको अस्पताल लाया गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं पुलिस ने अब 6 लोगों पर बाई नेम नाम दर्ज मुकदमा दर्ज किया है और 6 से 7 अज्ञात लोगों पर भी धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। सारी उम्र की सजा दियो ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਿਤੀ 16 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਤਲਾਹ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹਨੂੰ ਬਰੌਡਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 176 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੀਤੋ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भाजपा ओबीसी मोर्चा के पलवल में फरीदाबाद जिले के नवनियुक्त पदाधिकारी का वल्लभगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रामेश्वर प्रजापति ने फूलमाला से स्वागत किया। रामेश्वर प्रजापति ने इस मौके पर कहा कि आने वाले चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत होगी और जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है वहां भी भाजपा की जीत होगी। उनकी माने तो उनके कार्यालय पर आज भाजपा किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा के अलावा अन्य पदाधिकारी आए जिनका अभी हाल ही में भाजपा के पदों पर चयन किया गया है। उन्हीं का स्वागत समारोह आज यहां किया जा रहा है। जो मुझे बड़ा हर्ष का विषय है कि पलवल जिले से हमारे जिले के महामंत्री ओबीसी मोर्चे के मेरे छोटे भाई आशीष प्रजापति जी, उनके नेतृत्व में सारे मोर्चे इनके लोग, जिसमें युवा मोर्चा भी है, किसान मोर्चा भी है, एससी मोर्चा भी है, सारे मोर्चे इनके लोग इकट्ठा होकर के और आज ये कार्यालय में पहुँचे हैं और मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और ख़ास विशेष एक और साथ में हमारे अभी हाल ही में पलवल जिले के एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हमारे पार्षद भी हैं, भाई सतप्रकाश जी पार्षद भी हैं और अभी जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं एससी मोर्चा। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। पलवल जिले से मैं ओबीसी मोर्चा में ही जिला महामंत्री हूँ। हाँ जी, ये बाबूजी का हमें समय समय पर साधन मिलता रहता है। बाकी आज इनसे स्पेशल हम इसलिए मिले, हमारे भाई हैं वो जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और चीज़ें सीखने को मिलती हैं संगठन से। हमारे भरत भैया हैं, भाजपा में जिला सचिव हैं, आकाश जी हैं हमारे, इन सभी के साथ काम करना अच्छा लगता है। इसलिए आशीर्वाद लेने के लिए बाबूजी के पास हम आए। प्रदेश महामंत्री हमारे रामेश्वर जी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 86 में घर में काम करने वाली नौकरानी की घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतका का शव घर में फांसी के फंदे पर लटका हुआ था, लेकिन मृतका के परिजनों का कहना है कि पहले उसकी हत्या की गई है, फिर उसे फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। फिलहाल पुलिस मृतका के परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी है। तो पुलिस ने हमारे जितना नात रिश्तेदार थे जिनकी लड़की दिक्कत थी वो भी बाद को पहुंचे हैं। पुलिस पहले वहां जा चुकी है, अंदर अपना चाय पानी भी कर रही, जो कुछ करना था। मुल हमें बहुत लास्ट में पता चला, तब मिट्टी नीचे उतर आई थी, घर के बाहर निकलवा दिया था। तो पुलिस वाले यही बोल रहे थे, आप कह रहे हैं कि सबूत मिटा देते, मिट्टी को साफ सफाई कर देते। हाँ, अच्छा, कि इसको जल्दी यहाँ से हटाओ ला, यहाँ से जल्दी जितनी जल्दी हटाओ, साफ सफाई करो। हाँ, साफ सफाई करो। देखो, हमने इसके बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करा जैसी भी आगे पीएमआर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, कार्रवाई हो जाएगी।
अगली खबर अंबाला से, जहां नगर निगम टीम व पुलिस प्रशासन को अंबाला शहर डेहा कॉलोनी में देख स्थानीय लोग हैरान रह गए। जब स्थानीय लोगों ने पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पूछा तो उन्हें पता चला कि डेहा कॉलोनी में बनाए गए अवैध अतिक्रमण को गिराने आए हैं, जिसके बाद लोगों ने पुलिस अधिकारियों से मौके पर बात भी करनी चाहिए, लेकिन पुलिस व नगर निगम की टीम ने अवैध अतिक्रमण को गिराने का काम शुरू कर दिया, जिसके चलते डेहा कॉलोनी के लोगों में रोष है। बिना नोटिस के हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। प्रशासन कह रहा है इस जगह के ना कोई कागज है ना कुछ है, आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है, इस बारे में क्या कहना है? कब्जा नहीं है हमारे पास, हम शुरू से यहीं रहते हैं 50 साल से। अब अगला स्टेप क्या रहेगा? हमारे पास कागज है, हम कागज दिखा सकते हैं नगर निगम को भी और प्रशासन को भी। प्रशासन ने हमें मौका ही नहीं दिया। अब अगला स्टेप क्या रहेगा, कहाँ जाओगे, क्या हम बात करेंगे ना, बिना नोटिस के हमारे पे दरवाजा खड़काएंगे, प्रशासन क्या सुनाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खड़काएंगे। कमिश्नर के आदेश से चलिए। हाँ जी। तो कितने मकान जो है यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं? ये भी 4-5 मकान तोड़े। नोटिस वगैरह कोई दिया गया था इनको पहले? हाँ जी, पहले दिया था जी। आप निगम में क्या हो? मैं सफाई से सुपरवाइजर बनाऊंगा। और अपना अधिकारी निगम का कोई मौके पाया हो? नहीं, ये भी कोई नहीं आया। बिना अधिकारियों के आपने कार्रवाई करनी नहीं, हमने नहीं, पुलिस वालों ने करवाई है। कितने और मकानों पर कार्रवाई की जाएगी? ये 2-3 मकान रह गए बीच में। इतना धक्का करा हमारे साथ में, ये गरीब आदमी का सामान का इनको ना कोई नोटिस दिया, ना कोई ऐसी सूचना दी भी अपना सामान पहले उठा ले। कम से कम इनको 1 हफ्ते का टाइम तो देते ही, ये गरीब आदमी बेचारे कहाँ जाए। सुबह सुबह आके चाय पीने का भी टाइम नहीं दिया, भी चाय अपने बच्चों को चाय पिला लें, सुबह सुबह आके इनके ऊपर देख लो कैसे ये पंजा चला दिया। काफी समय से शिकायतें मिल रही थी। यहाँ जो कंस्ट्रक्शन थी, यहाँ पर इस तरह की कुछ शिकायतें आ रही थी कि असामाजिक तत्व जो है इकट्ठे हो जाते हैं और काफी व्यक्तियों को इस बात से परेशानी हो रही थी और आमजन को समस्या आ रही थी, इसी के चलते कार्रवाई की गई। लोग कह रहे नोटिस भी नहीं दिए गए हमें। ये इलिसिट कंस्ट्रक्शंस हैं और जो गवर्नमेंट लैंड है उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट की गई है, तो ये इसकी ओनरशिप का कोई इनके पास मलकीती का कोई ना सबूत है ना कुछ है, ना ही इसको किसी ने अभी तक क्लेम किया। फिलहाल 3 से 4 कंस्ट्रक्शंस हैं और बाकी देखी जा रही है। और अगली अहम खबर बहराइच से आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बहराइच से आ रही है। के न्यूज संवाददाता शकील अहमद का निधन हुआ है। के न्यूज के जिला संवाददाता थे शकील अहमद। जिला संवाददाता शकील अहमद का दुखद निधन हुआ है। लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज में शकील अहमद का निधन हुआ है। 7 दिनों से एरा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में थे एडमिट। तो इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से आपको दिखा रहे हैं। जिला संवाददाता शकील अहमद का दुखद निधन हुआ है। लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज में निधन हुआ है। आपको बता दें काफी दिनों से ये बीमार चल रहे थे। किडनी के अलावा अन्य समस्याएं भी इनको थीं। लीवर और किडनी से जुड़ी किडनी व लीवर फेल हो जाने की वजह से इनका दुखद निधन हुआ है। तो बहराइच से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। के न्यूज संवाददाता शकील अहमद का दुखद निधन हुआ है। जिला संवाददाता शकील अहमद का निधन हुआ है। आपको बता दें लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज में ये भर्ती थे, वहीं पर इनका दुखद निधन हुआ है। काफ़ी समय से बताया जा रहा है कि ये लीवर और किडनी से संबंधित बीमारियों से ग्रसित थे और अभी कुछ दिन से ये एरा मेडिकल कॉलेज में एडमिट थे। इस दौरान कल रात लगभग 9 बजे के आसपास से इनका दुखद निधन हुआ है। 7 दिनों से एरा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में थे एडमिट। तो बहराइच में पत्रकारिता का एक बड़ा नाम थे शकील अहमद। तो शकील अहमद के निधन से निश्चित रूप से पत्रकार जगत में और खासकर बहराइच के पत्रकारों में खासा शोक है। उनके परिवार में भी शोक की लहर है। के न्यूज जो परिवार इस मुश्किल घड़ी में शकील अहमद के परिवार के लिए दुआ करता है और ईश्वर से भी शकील अहमद
के लिए दुआ करता है कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। तो बहराइच से अहम खबर आपको दिखा रहे थे। शकील अहमद जो के न्यूज़ इंडिया के जिला संवाददाता थे और उनका दुखद निधन हुआ है। 7 दिनों सेरा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में एडमिट थे शकील अहमद, जहां पर उनका निधन हुआ। किडनी व लीवर फेल हो जाने से इनका निधन हुआ है। तो के न्यूज़ परिवार इनको श्रद्धांजलि देता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि शकील अहमद की आत्मा को शांति दे और ईश्वर अपने श्री चरणों में इनको स्थान दे। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।